तो स्टूडेंट्स वेलकम है आपका मेरा न्यू पार्ट के अंदर। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को कवर किया था। मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपके साथ कवर कर लिया था। आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसको। वीएसपीआर पढ़ने से पहले आइए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ जिसको बोलते हैं परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर एंड परसेंटेज डी करेक्टर। कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर को बताइए, तो ये करेक्टर इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो परसेंटेज एस करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना होगा कितने एस के ऑर्बिटल हैं, 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना निकल कर आ गया आपका 56% निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया 56। इसी तरीके से अगर ये 56 है, 50% है, तो ये कितना आएगा, ये भी 50% आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, परसेंटेज एस करेक्टर आप कैसे निकालेंगे, कितने एस ऑर्बिटल हैं, 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3। 1/3 में 100, तो कितना आ गया 33.33%। sp3 की अगर मैं बात करती हूँ तो सेम इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, कितने एस ऑर्बिटल हैं, 1। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं आपके 4, मल्टीप्लाई में 100, कितना निकल कर आ गया 25%। अगर ऐसा आपका 25% है तो पी कितना होगा 75%। आपका यहाँ पर sp3d से भी निकालना पूछ सकते हैं, sp3d2 से भी पूछ सकते हैं और sp3d3 से भी आपके पूछ सकते हैं। इन सब में हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है परसेंटेज एस करेक्टर में कैसे हम निकालेंगे, कितने एस ऑर्बिटल हैं डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और मल्टीप्लाई में 100। इस तरीके से आप सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम लोग परसेंटेज एस करेक्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। आइए इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ते हैं। sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन sp2 देन sp3। ऐसा क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। अगर आपके s ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। और क्या समझ सकते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है या आपकी ऑर्बिटल है वो कैसी है, बल्कीनेस है। मतलब एस कैसी शेप को होता है, स्फेरिकल शेप को होता है। अगर हमारा एस अमाउंट में बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर उस ऑर्बिटल की बल्कीनेस भी बढ़ रही है, उस मॉलिक्यूल की थिकनेस भी बढ़ रही है। और पी का मतलब क्या होता है, लॉन्गेटिविटी ज्यादा होती है और थिननेस क्या होती है, ज्यादा होती है। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर 50% s करेक्टर है तो ये ऑर्बिटल कैसी आपकी मोटी है, यानी बल्कीनेस इसमें ज्यादा है। sp2 में थोड़ी और पतली हो गई क्योंकि यहाँ पर p करेक्टर ज्यादा हो गया और sp3 के अंदर p करेक्टर बहुत ही ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये बहुत ज्यादा थिन हो गई। और ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, फ्लोरीन में, फिर किस में होता है, ऑक्सीजन में। अभी तक आप पढ़ते हुए आए थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। बट एक्चुअल में इसका ऑर्डर ये ना आकर क्या आता है, कार्बन कौन से वाला, sp वाला, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन sp2 एंड देन कार्बन sp3। कार्बन sp वाला कौन सा हो सकता है भाई, देखना क्या मेरा ये sp कार्बन नहीं हो सकता। कैसे निकालेंगे sp कार्बन के लिए, एक कार्बन को पकड़ लो, कितने सिग्मा बॉन्ड ना रखें, 2, एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ। क्या ये कार्बन sp कार्बन नहीं होगा क्या, अगर आप इस वाले कार्बन को पकड़ते हो तो इसने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक प्रीवियस कार्बन के साथ और एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ। क्या ये आपका sp कार्बन नहीं होगा क्या, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, आपके नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। फिर आपका कौन आ जाता है, नाइट्रोजन, फिर कौन आता है sp2, कार्बन sp2 देख लीजिए,
CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये कार्बन sp2 है, इसका क्या मतलब है कि कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। कार्बन sp3 का क्या मतलब है, CH3 कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, परसेंटेज एस करेक्टर। कुछ नहीं करना, बस आपको परसेंटेज एस करेक्टर के लिए जिस भी ऑर्बिटल के लिए आप परसेंटेज करेक्टर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले उसका नंबर लिखिए, डिवाइड कीजिए उसको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल से और मल्टीप्लाई कीजिए उसको 100 से। तो आप इसको किसी भी चीज में परसेंटेज करेक्टर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं जिस थ्योरी के बारे में मैंने बात की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कई लोग इसको वेस्पर भी बोल देते हैं, कई लोग इसको VSEPR थ्योरी भी बोल देते हैं। ये थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, जहां पर आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है, वो बॉन्ड एंगल को पता नहीं कर पाती है, वो ज्योमेट्री को पता नहीं कर पाती है, शेप को पता नहीं कर पाती है, तो वेस्पर थ्योरी हमारी इन सब चीजों के बारे में हमें बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए इस थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी इज गिवन बाय सिज्विक एंड पोल। सिज्विक एंड पोल नाम के 2 साइंटिस्ट थे, 1940 के अंदर उन्होंने इस थ्योरी को दिया। ठीक है, इस थ्योरी को आगे फिर से मॉडिफाई कर दिया आपके 2 साइंटिस्ट ने 1957 के अराउंड। ठीक है, सबसे पहले हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आइए एक बार उन पोस्टुलेट को देख लेते हैं। The shape of the molecule depends upon the number of the valence shell electron pair। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चाहे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है चाहे वो नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड का मतलब होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही उसकी शेप को डिसाइड करते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सेकंड पॉइंट, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारी वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि उन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब वो रिपेल कर रहे हैं। These electron pairs of the electron tend to occupy such position in the space that minimum repulsion and maximum distance between them। बिकॉज वैलेंस शेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो रिपल्शन शो करते हैं। उनके बीच में रिपल्शन ना हो, तो इस तरीके से हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अरेंज करना है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। यही ये थ्योरी हमें बताती है। आइए एक बार रिपल्शन इंटरेक्शन ऑर्डर देख लेते हैं। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे ज्यादा, और बॉन्ड पेयर में। ये बात तो सेम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, और आप वैसे भी समझ सकते हो लोन पेयर ज्यादा बल्कि होते हैं, तो साइज का ज्यादा होने की वजह से उनमें ज्यादा रिपल्शन होता है। अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड पेयर में और सिंगल बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होता है, वो लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन देखने को मिलता है। तो एक ऑर्डर ने बना दिया, डबल बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर। एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड पेयर, डी का मतलब है डबल बॉन्ड पेयर, एल का मतलब है लोन पेयर, और यहाँ पर डी का मतलब है डबल बॉन्ड पेयर। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के ऑर्डर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आइए जब हमने इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, देखना अब आपके लिए किसी भी चीज की ज्योमेट्री निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। अब हमने क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, तो आइए हम इसकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, क्या है वो sp है, तो उसकी ज्योमेट्री हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, लीनियर पढ़ी थी। अब देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अपने दोनों बॉन्ड को वो कैसे रखेगा, जहां पर उसका मिनिमम रिपल्शन होगा, जहां पर उसका मिनिमम रिपल्शन होगा। तो मिनिमम रिपल्शन कहां पर होगा, जब वो बॉन्ड आपके 180 डिग्री पर होंगे, तो ये कैसी शेप बन जाएगी, लीनियर शेप बन जाएगी। और एग्जाम्पल हमने क्या किया था, बेरिलियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, अगर मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मेरी ज्योमेट्री क्या निकल कर आएगी,
ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए ये ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी, एक मॉलिक्यूल को आप बीच में रखिए BF को, और सबको किस पे रखिए, 120 एंगल पे रख दीजिए। जैसे कि हमने देख भी रखा है, यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है और एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 120 डिग्री का बन के आ रहा है। और एग्जाम्पल हमने क्या याद किया था, बोरोन फ्लोराइड या बोरोन क्लोराइड, कोई सी एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कैसी ज्योमेट्री आती है हमारी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। कितना बॉन्ड एंगल बनता है, 109 डिग्री 5 मिनट का एंगल बनता है। सारे बॉन्ड एंगल आपके कैसे होते हैं, 109 डिग्री के होते हैं और बराबर होते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लर्न किया था, मीथेन का लर्न किया था। अगर मैं बात करती हूँ sp3d की हाइब्रिडाइजेशन कैसी आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है। अगर हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस ने अपना एक यहाँ पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनके इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड जब बनते हैं तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर आपको 3 एंगल देखने को मिलते हैं, एक्सियल एक्सियल वाले, एक्सियल इक्वेटोरियल वाले और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक्सियल एक्सियल के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का होता है और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 120 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट हमारी sp3d2 की, तो यहाँ पर मेरी जो ज्योमेट्री निकल कर आती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर आपको 2 ही एंगल देखने को मिलते हैं, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। और एग्जाम्पल हमने क्या लर्न किया था, सल्फर फ्लोराइड। क्या लर्न किया था, सल्फर फ्लोराइड। एक एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, IF7 का। कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3। कल मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाई थी, तो हमने क्या बना दी इसकी, sp3d3। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर को अरेंज करना है। मैंने इसके बॉन्ड पेयर को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया यहाँ पर। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पेंटागन दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पेंटागन दिखाई दे रहा है। पेंटागन के आप एक ऊपर बॉन्ड लगा दो और एक नीचे बॉन्ड लगा दो, एक ऊपर बॉन्ड लगा दो और एक नीचे बॉन्ड लगा दो। देखो एक बॉन्ड मैंने नीचे बनाया और एक बॉन्ड मैंने आउट ऑफ द प्लेन बना दिया है। तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप आ गई। कैसी आ गई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप आ गई। इसमें आपको 3 एंगल ध्यान में रखने हैं, इसमें आपको 3 एंगल ध्यान में रखने हैं। अगर आपका एक्सियल एक्सियल पे जो एंगल है, सबसे ऊपर आपका फ्लोरीन है और सबसे नीचे भी आपका फ्लोरीन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल निकल कर आ रहा है वो आपका 180 डिग्री निकल कर आ रहा है, क्योंकि दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन अपोजिट फेज पर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करती हूँ तो एडजेसेंट फ्लोरीन में कितना एंगल होगा, वो आपका कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा, 72। अगर मैं बात करती हूँ ऐसा फ्लोरीन जो कि प्लेन के अंदर है और एक ऐसा फ्लोरीन जो कि प्लेन के बाहर है, प्लेन के अंदर और बाहर वाले फ्लोरीन का जो एंगल आपका निकल कर आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, 90 डिग्री निकल कर आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक आपकी ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल पिरामिडल की, यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। जब आप टीबीपी ज्योमेट्री को पढ़ते हो तो वहां पर आपकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबी होती है। जब आप sp3d ज्योमेट्री को पढ़ते हो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को पढ़ते हो, तो आपकी यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ निकल कर आती है वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। बट जब आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को पढ़ते हो तो यहाँ पर आपकी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू एक्सियल। ये 2 बात आपको याद रखनी है और ये 2 बात आपकी ड्रैगोज रूल और बेंट रूल में आपको हेल्प करेगी। तो यहीं पर आपकी वेस्पर थ्योरी खत्म हो जाती है। वेस्पर थ्योरी के थ्रू मैंने आपको सिर्फ ज्योमेट्री बताई। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताना चाहूंगी कि इसकी ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो पर ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। यहाँ पर मैं आपको वेस्पर के अंदर पूरी ज्योमेट्री कवर करवा चुकी हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।